Good morning, all of you. Good morning, Neelam, Koshika, Aryan. Good morning, Harshita. Good morning, Arya. Good morning, Atharv. Good morning, Mandar. Very good morning, Riya. Okay, am I audible all? Good morning, Yogaswari, Parth, Isa, Khushi. Good morning. Okay, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. Am I audible all properly? Everything is okay? Great. चलो तो लास्ट का पोर्शन जो हम लोगों ने स्टडी किए थे, ठीक, जिसमें हम लोगों ने ईसीजी का स्टडी किए थे. ठीक है, तो ईसीजी जो है एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे कि कैसे एक्चुअली मैकेनिज्म्स होता है. ठीक है, और उसी के साथ साथ हम आगे का पोर्शन जो है वो देखेंगे. तो ईसीजी को रिवाइज करने के पहले एक काम करते हैं, हम लोग जो है हार्ट के स्ट्रक्चर से ही सारा पोर्शन रिवाइज करते हैं. तो एक एक कंसेप्ट जो है आपके बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं. सारे स्टूडेंट अभी तक के आए नहीं है बेटा क्लास में. चलो कोई बात नहीं, आ ही जाएंगे. तो देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हार्ट से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है होता है वो हम देखेंगे. हम लोग जो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट जो हमने स्टडी किए थे वो हम देखेंगे. कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट के बाद फाइनली हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कार्डियक साइकिल, और कार्डियक साइकिल के बाद फाइनली हमारा जो लास्ट पोर्शन जो हमने स्टडी किए थे ईसीजी. इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आज डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो हम देखेंगे, और उसके बाद रेगुलेशन. इतना सारा पोर्शन आज हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है. ओके, समझ गए? हाँ बेटा, थेबेसियन वॉल्व भी देख लेंगे. ठीक, कहाँ होता है बता देता हूँ. ठीक, तो देखिए बेटा, यहाँ पे पहली चीज तो सबसे पहले हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट का स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं. हार्ट के इस तरह से जो है 4 चैम्बर होते हैं. ओके, और हार्ट के जो 4 चैम्बर हैं जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होता है. ठीक है, तो अपर चैम्बर जो होता है ये होता है क्या चीज? एट्रियम. ओके, ये जो रहेगा, ठीक है, ये वाला इधर साइड का क्या चीज है? राइट एट्रिया, और ये जो है राइट वेंट्रिकल. ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट एट्रिया में सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा जो कि हमारे बॉडी से लेके आ रहा है. फाइनली यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं. ये ओपन होता है एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसके बाद फाइनली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा. राइट वेंट्रिकल में जाते ही फिर यहां से ये जो होता है ये है पल्मोनरी आर्टरी. क्या चीज है ये? पल्मोनरी आर्टरी. इसकी हेल्प से ब्लड जो है ये हमारे लंग्स तक के पहुंच जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन. ठीक है, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसकी हेल्प से लंग्स तक के ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए गया. ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की वॉल्व होती है जिसे सेमिलुनर वॉल्व कहते हैं. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब इधर से लंग्स से आएगा जो कि लेफ्ट एट्रियम में आएगा. यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे मिट्रल वॉल्व कहते हैं. यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक के आया. अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ये जो है ये एओर्टा कहलाता है. ठीक है, यहां पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसे सेमिलुनर वॉल्व कहते हैं. तो यहां से ये जो ब्लड जो पंप हो रहा है तो ये हमारे बॉडी तक के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहुंच जाएगा, और फिर से ये जो बॉडी है हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये रिटर्न बैक वापस से हार्ट में आएगा. तो इस तरह से बेटा ब्लड का फ्लो होता है, और इस तरह से ये आपके हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए बेटा, साथ ही साथ एक कोरोनरी साइनस यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो हार्ट का जो ब्लड है वो लेके आता है. ठीक है, क्या चीज? कोरोनरी
साइनस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओपनिंग होती है, जो हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में लेके आता है। ये थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है, ठीक। इसके बाद देखिए, हाँ, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है वो थोड़ी देर के बाद डबल सर्कुलेशन में मैं बताऊंगा योगेश्वरी, वेट करो, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। ये हम लोगों ने हार्ट जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने देखे थे। तो ये हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी है, जिसमें हार्ट से ब्लड का फ्लो कैसे होता है और हार्ट में कौन से चैम्बर्स है, कितने चैम्बर्स है, कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हमने देखे। बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि इधर साइड ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, मींस राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड आने नहीं देगा। ऐसे ही बाइकस्पिड वॉल्व का काम है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में रिटर्न बैक ब्लड नहीं आने देगा। ऐसे सेमिलुनर वॉल्व, जो कि दोनों यहाँ प्रेजेंट है, जब यहां से वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो गया है आगे, तो रिटर्न बैक जो है यहां से ब्लड वापस नहीं आएगा। रीजन क्या है इसका बताओ? इसका रीजन यही है कि यहां से रिटर्न बैक यदि ब्लड आता है तो ब्लड की जितनी भी जो पंपिंग हुई है उसका फिर मेन कंसेप्ट तो खत्म हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर क्या चीज, ब्लड का रिवर्स फ्लो जो है वो नहीं होता है, और ब्लड का जो रिवर्स फ्लो यहाँ पे ना हो उसके लिए यहाँ पे इन्वॉल्व होती है क्या चीज, डिफरेंट टाइप की वॉल्व। ओके, इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये हो गया था हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। फिर इसी के साथ साथ अब हम लोग यहां पर देखें तो यहां पे एक स्पेशल टाइप का क्या कह सकते हैं, मस्कुलेचर्स होते हैं, स्पेशल टाइप की मसल्स होती है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। अब ह्यूमन हार्ट जो मायोजेनिक है, तो मायोजेनिक मींस व्हाट, मसल्स के थ्रू यहाँ पे इंपल्स जो है वो जनरेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की मसल्स है जिसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। साइनोएट्रियल नोड का जो रोल है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है ये जनरेट कर सकता है। जनरेट करने के बाद ये जो मसल्स है ये अपने जनरेट हुए सिग्नल्स जो है ये आगे यहाँ पे पास करेगा। यहाँ पे प्रेजेंट होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ये जो इंपल्स साइनोएट्रियल नोड से जो जनरेट हुए वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास जाएंगे, और यहां से इस तरह से ये जो है बेटा सेप्टम है, ठीक है, क्योंकि हार्ट को इस तरह से हमने ऊपर और नीचे जो सेप्टम में डिवाइड किए हैं और इस तरह से वेंट्रिकल को जो डिवाइड किए, तो यहाँ पे क्या होते हैं, सेप्टम होते हैं। ये होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये होता है इंटरएट्रियल सेप्टम, और ये होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहां से ऐसे राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच में क्या होगा, ये जो हमारे जो करंट आ रहा है इंपल्स, वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, और आगे चल के इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमारे मायोकार्डियम, जो दोनों भी वेंट्रिकल होता है उसमें तक के वो पेनिट्रेट करता है, जिससे मायोकार्डियम तक के प्रॉपर इंपल्स पहुंच पाए और मायोकार्डियम जो है प्रॉपरली हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करे। समझे? तो ये जो है ये कहलाता है बंडल ऑफ हीस, और ये जो है ये कहलाता है परकिंजे फाइबर, ठीक है। इसी के साथ साथ यहां पे बेटा कुछ स्पेशल टाइप के रिजिड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मस्कुलर रिजिड्स होते हैं, और यहां पे इस तरह से थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व से कनेक्ट होता है। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट होता है वो कॉर्डिक टेंडनी कहलाता है, और ये जो मस्कुलर रिजिड्स यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो कोलोमेनी कॉर्नी कहलाता है, ठीक है। वेरी गुड। अगेन साइनोएट्रियल नोड को पेसमेकर कहते हैं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हार्ट ऑफ द हार्ट करके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हार्ट ऑफ द हार्ट जो है वो क्या है, तो वो है साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। तो ये था हार्ट का एक स्ट्रक्चर, और इसी के साथ साथ मैंने कंडक्टिंग सिस्टम ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया कि हार्ट में इंपल्स जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे जनरेट होते हैं, और कैसे यहाँ पर क्या चीज, एक इंपल्स जब जाएंगे मायोकार्डियम तक के तो हार्ट जो है पंप करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखे थे बीट, 1 बीट जो है
वो हमने देखे थे। तो पर मिनट में कितना 72 बीट जो है वो होता है, जिसे हार्ट रेट कहते हैं। ये हम लोगों ने समझे थे। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर जो हमने देखे थे वो हमने देखे थे कार्डियक साइकिल। तो यहां पे बेटा हार्ट का हमने दो पोर्शन देख लिए, एक तो कंडक्टिंग सिस्टम कैसे होता है वो देख लिए, और हार्ट का मॉर्फो फिजियोलॉजी जो है वो हमने समझे। मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो हार्ट की जो आउटर वॉल जो होती है, वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है, हार्ट का जो वॉल होता है ये पेरिकार्डियम कहलाता है। अब पेरिकार्डियम में यदि हार्ट की मैं इतनी थिकनेस बनाऊं तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। आउटर वाली ऐसी फाइब्रस लेयर होती है तो इसको फाइब्रस पेरिकार्डियम कहेंगे, और इनर वाली इस तरह से होता है जो कि सेरस पेरिकार्डियम होगा। इस सेरस पेरिकार्डियम में भी एक आउटर लेयर होंगी जो पैराइटल लेयर होता है, और इनर लेयर जो होती है ये विसरल लेयर होती है। ये जो पैराइटल लेयर होती है इन दोनों के बीच में गैप होता है जो पेरिकार्डियल कैविटी कहलाता है, और यहां पर स्पेशल टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे, जो हार्ट को डेसिकेशन से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, हार्ट को मॉइस्ट करके रखता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए हार्ट की मसल्स को वो प्रॉपरली प्रोवाइड कराता है। फिर ये जो विसरल है इसके भी यहाँ पे यदि हम देखें तो देखो पैराइटल वाला और विसरल वाला, तो इसमें इसके थ्री पार्ट ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें इपिकार्डियम आता है आउटर लेयर, फिर उसके बाद मायोकार्डियम आता है मिडल लेयर, और फिर लेयर। तो इस तरह का यहाँ पे ये हार्ट की जो है ये होती है मॉर्फोलॉजी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे कार्डियक साइकिल समझेंगे। कार्डियक साइकिल की यदि हम बात करें तो कार्डियक साइकिल जो है इसमें पहली चीज तो देखो, एक तो एट्रिया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसके बाद यही एट्रिया जो है ये रिलैक्स होगा, फिर उसके बाद वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद फिर यही वेंट्रिकल जो है ये रिलैक्स होगा। तो ऐसा कुछ इवेंट जो है कार्डियक साइकिल में देखने को मिलता है। बट अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस और एनसीईआरटी देखे तो इस तरह से जो कार्डियक साइकिल जो होती है ये होती है 0.8 सेकेंड की, और इस 0.8 सेकेंड के इंटरवल में हम देखें तो इसको कुछ इस तरह से ड्यूरेशन में डिवाइड किया है। मींस एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे एट्रियल सिस्टोल कहेंगे, और एट्रियल सिस्टोल जो होता है यहां से लेके यहां तक का इवेंट है, और इतना इवेंट जो होता है ये होता है 0.1 सेकेंड का। कितना होगा? 0.1 सेकेंड का, जिसमें एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहां पे इस डायग्राम से आप समझेंगे कि कैसे एक्चुअली यहां पे प्रोसेस हो रही है। तो देखिए बेटा, दोनों भी एट्रिया, साइनो एट्रियल नोड जो है ये इलेक्ट्रिक इंपल्स भेज रहा है। ठीक है, ये एट्रियम जो है, दोनों भी एट्रियम जो है, दोनों भी एट्रियम को, इसको मैं सिंपल तरीके से यदि समझाऊं तो इस तरह से बताता हूं। साइनो एट्रियल नोड जो है यहां से ये जो दोनों भी एट्रिया है, दोनों भी एट्रिया के पास जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब पास होंगे तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है इसकी वजह से फाइनली यहां पे ये दोनों भी एट्रिया जो है ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनके पास जितना भी ब्लड जो प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पे जितना भी जो ब्लड प्रेजेंट है ये एक प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर लगा के एट्रिया से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाता है। ओके, वेंट्रिकल में जाने के लिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को ओपन होना पड़ेगा। समझ रहे हो? जो कि 0.1 सेकेंड का इवेंट है। तो जब ये सिस्टोल हो रहा है तो ऑब्वियसली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होगा, जिसे हम डायस्टोल कहते हैं। और डायस्टोल ये जब 0.1 सेकेंड का है तो डायस्टोल जो है वो 0.7 सेकेंड का रहेगा, बट इसका जिक्र हमारे एनसीईआरटी ने नहीं किया है, तो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर फाइनली इसके बाद का जो इवेंट आता है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ब्लड जब वेंट्रिकल में आ गया है तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जाके ही ब्लड जो है यहां से आगे पास होगा।
तो ये जो पेस मेकर है बेटा, जिसने जो करंट जो भेजा है, कहां भेजा बेटा? साइनोएट्रियल नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक के, जो कि बंडल ऑफ हीस के बाद परकिंजे फाइबर तक के। देन वेंट्रिकल अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकंड का होता है, जो ये वाला इवेंट है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस टाइम पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो है ये क्लोज होंगी, और सेमिलुनर वॉल जो रहेगा ये ओपन होगा। अभी तक के सेमिलुनर वॉल क्लोज था, लेकिन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो है ये ओपन था, समझ रहे हो? लेकिन अभी यहां पे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेमिलुनर वॉल को ओपन करना पड़ेगा और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल को क्लोज करना पड़ेगा। रीजन ये है कि वापस जहां से ब्लड आया है वो वापस वहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था भूल भुलैया वाली, आपको याद होंगी तो बहुत मजा आएगा। तो वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट को हम वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं, और वेंट्रिकल सिस्टोल जो है ये 0.3 सेकेंड का होता है। ठीक है बेटा। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, और वेंट्रिकल रिलैक्स जब ये 0.3 सेकेंड का है तो ऑब्वियसली ये 0.5 सेकेंड का वेंट्रिकल डायस्टोल इवेंट होगा। वेंट्रिकल डायस्टोल जो है वो कब तक के रहेगा? 0.5 सेकेंड का। फिर आप बोलोगे कि सर ये क्या है? ये जो है ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी जब साथ में रिलैक्स हो रहे हैं तो उसे ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। और ज्वाइंट डायस्टोल जो है ये 0.4 सेकेंड का होता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट एक कार्डियक साइकिल की हम बात करें तो ये होती है 0.8 सेकेंड। तो ज्वाइंट डायस्टोल में बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल ये जो रहेंगे ये रिलैक्स स्टेट में होते हैं। तो ये था कार्डियक साइकिल। किसी को कुछ पूछना है कार्डियक साइकिल को लेकर के तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। ओके देखिए बेटा, ये जो सर्कल है ये सर्कल नंबर 1 है, ये वाला नंबर 3 है, और इसको यदि मैं नंबर 5 दूं तो ये नंबर 5 है। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, इस तरह से। ठीक है बेटा आर्यन, समझा? क्लियर हो गया? ओके हाँ बेटा, क्वेश्चन लूंगा मैं, थोड़ा सा वेट करो। ठीक, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं हुए तो फिर फाइनली प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जो पेपर आने वाला है टेस्ट में सारा एंटायर चैप्टर आने वाला है, चैप्टर एंड हो जाए फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो था ये कार्डियक साइकिल थी। कार्डियक साइकिल के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ईसीजी पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोगों ने यहाँ पर? हम लोगों ने यहाँ पर ईसीजी पढ़े थे। तो ईसीजी जो है इसमें हमने जो देखे थे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमको मिलता है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें डिफरेंट टाइप की वेव जो है वहां पे एक स्पेशल टाइप का डेटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जिसमें Q से स्टार्ट होता है, P से स्टार्ट होता है, PQRST, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका बेटा? जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पे जो है ये, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जिस इंस्ट्रूमेंट में हम देखेंगे वो कहलाता है क्या चीज? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इसके पहले ये वाला पार्ट कंटिन्यू करने के पहले मैं आपको दो चीज और बता देता हूं जो कि कार्डियक साइकिल में इंपॉर्टेंट है। वो है हार्ट साउंड।
और हार्ट साउंड बेटा दो होते हैं, एक तो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है और एक सेकेंड हार्ट साउंड होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड की यदि हम बात करें तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है जिसे लब कहते हैं, और सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है ये डब होता है। लब डब आपने सुने होंगे, ठीक है, जो कि हम इसको इजीली हियर कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, जिसमें फर्स्ट हार्ट साउंड, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखे थे कि जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होता है, कब बेटा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होगा, तो उस टाइम पे हार्ट से फर्स्ट हार्ट साउंड जो है ये आता है, जिसे लब कहते हैं। जब वेंट्रिकल डायस्टोल होता है तो उस टाइम पे सेमिलुनर वॉल क्लोज होती है, जो कि डब होता है, और ये सेकंड हार्ट साउंड होता है। लब जो होता है बेटा, इसका ड्यूरेशन जो है लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, बट वॉइस स्पीच जो है बहुत कम होता है। डब जो है इसका ड्यूरेशन कम होता है, बट ये लाउडर होता है। ये कंसेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहां पर कार्डियक आउटपुट देखे थे। तो कार्डियक आउटपुट जो है स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से जब मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे हार्ट से 1 मिनट में कितना ब्लड पंप होता है, वो होता है बेटा 5 लीटर ब्लड। ये कार्डियक आउटपुट कहलाता है। मतलब जब वेंट्रिकल एक बार पंप करता है तो कितना बेटा, 70 ml ब्लड जो है पंप करता है। और हमारे कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का है, तो कंप्लीटली यदि हम देखें तो हार्ट रेट जो है वो 72 बीट पर मिनट होती है, जिसके अकॉर्डिंग 5040 ml ब्लड जो है, मींस अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड जो है पंप होता है, जो हम मेजर कर सकते हैं। ईसीजी में बेटा यही चीज हम समझ रहे हैं कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मींस यदि एट्रिया में कुछ फॉल्ट हुआ या फिर पेस मेकर सेल्स में कुछ फॉल्ट हुआ तो इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रॉपरली आगे पास नहीं हो पाएंगे। तो एट्रिया में यदि प्रॉब्लम रहा तो ये जो पी वेव है ये या तो इतना बड़ा हो जाएगा या फिर स्ट्रेट आ जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि देखो हार्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो हार्ट के लिए कोई डायग्नोसिस तो पॉसिबल नहीं है। तो हार्ट के लिए कोई जब डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को जो है क्या चीज बेटा, ईसीजी की हेल्प से ही हार्ट के अंदर का जो डिफेक्ट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अंदर का जो डिफेक्ट हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग ईसीजी पी वेव बताता है एट्रिया में प्रॉब्लम है, क्यूआरएस वेव ये बताता है कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम है, और टी वेव वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया बट रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, तो उसमें यदि कुछ प्रॉब्लम है तो हमें टी वेव से पता चलता है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ऐसे जो भी है, या एंजीना पेक्टोरिस जैसे जो डिसीज है उसको हम इस ईसीजी की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हो बेटा। तो ये हम ईसीजी में समझेंगे। सॉरी। तो अभी देखिए ईसीजी जो है इसमें मैंने आपको कार्डियक साइकिल में क्या बताया था बेटा, एक तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ी देर पहले देखिए, दूसरा यही एट्रिया जो है ये रिलैक्स होगा, फिर उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और यही वेंट्रिकल जो है ये रिलैक्स भी होगा। तो अब यहां पे इस तरह से ये जो इवेंट हो रहे हैं 1 2 3 एंड 4 जो हो रहे हैं, तो इसमें एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हमको फाइंड करना है। तो ईसीजी की कौन सी वेव है जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शंस को बताएगी, तो ईसीजी का जो पी वेव है ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अब यहां पे डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, पढ़े हम लोगों ने इसके पहले। तो पी वेव जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एट्रिया सिस्टोल, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये है फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें ईसीजी ग्राफ में देखने को मिलेगा।
सेकेंड इसके बाद आता है QRS। ये एक सिंगल वेव तो नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसको QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, यदि मान लो ये हमारा साइनोएट्रियल नोड ने इलेक्ट्रिक इंपल्स एट्रिया तक के भेजा, तो एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, लेकिन ये इलेक्ट्रिक इंपल्स यदि इसने एवी नोड और बंडल ऑफ हिस तक के प्रॉपरली भेजा या नहीं भेजा, यदि नहीं भेज पाया तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो एट्रिया का रिलैक्सेशन नहीं। यहां पे QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये हमें क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम है, या बीच का जो ड्यूरेशन इवेंट जो अपना कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट का जो है, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकिंजे फाइबर, इसमें यदि कुछ प्रॉब्लम है तो ये हमें QRS कॉम्प्लेक्स से पता चलेगा। समझ गए? फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब रिलैक्स भी करना है, तो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमको इस टी वेव से पता चलता है। तो टी वेव जो होती है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगी, तो टी वेव जो है ये बताता है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। प्रॉपर इंपल्स गए हैं, वापस से आए हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें टी वेव से पता चलेगा। हमारे एनसीईआरटी में बेटा सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताया है, तो ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा एक्स्ट्रा पॉइंट में एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा वाला जो पॉइंट्स है उसमें लूंगा। ईसीजी का भी मैं एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो है आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल जितना एनसीईआरटी है एनसीईआरटी आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो आपका सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ सके। बेटा डॉक्टर कैसे ठीक करते हैं? मेडिसिन अवेलेबल है बेटा, सॉरी। चलो, तो ये जो ईसीजी वाला जो इवेंट जो है, इस चीज को हम देखते हैं। हमारा ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड पे आते हैं हम लोग अभी। तो इस स्लाइड में देखिए बेटा, हम लोगों को बहुत सारी चीजें जो समझ में आ रही है वो हम देखेंगे। तो ईसीजी का जो इवेंट है, इस इवेंट पे यदि हम लोग जाए, ठीक है, ईसीजी के इस इवेंट पे यदि हम लोग आते हैं तो इसमें हमें एक चीज तो ये दिख रही है, कहां पे, ये वाला जो पार्ट है आपका साइनोएट्रियल नोड, जो कहां पर प्रेजेंट है बेटा, ये देखो, ये दोनों भी एट्रिया देखो। यहां पे आप इस पार्ट को जब देख रहे होंगे ध्यान से, तो इतना पार्ट आपको एक अलग कलर में दिख रहा है और इधर सारा पार्ट एक लाइट कलर में है। तो साइनोएट्रियल नोड सिर्फ और सिर्फ बेटा दोनों भी एट्रिया तक के एक इंपल्स जो है ये भेज रहा है, दिख रहा है ना बेटा? ठीक है, तो साइनोएट्रियल नोड जो है जब आपको यहां पे जो इंपल्स सेंड कर रहा है, तो ये हमें किस चीज से रिप्रेजेंट होगा, ये रिप्रेजेंट होता है बेटा एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब ये थोड़ा सा ब्लर है, बट मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो। और एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए जो वेव यहां पे दिख रही है बेटा, सिर्फ ये पी वेव को उसने थोड़ा सा इस तरह से हाईलाइट किया इस डायग्राम में। ठीक है, तो ये जो पी वेव जो है मींस एट्रियल डीपोलराइजेशन, ये जो इनिशिएटेड हो रहा है, ये कहां से हो रहा है बेटा, ऐसे नोड से जो कॉज कर रहा है, और रिजल्ट डेटा हमको जो मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, इस पी वेव पे मिलेगा। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया? ठीक है, यदि यस तो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, वेरी गुड। फिर पी वेव के बाद नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट इवेंट जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह से हम लोगों ने हार्ट का जो स्ट्रक्चर समझे, 4 चेंबर्स जो हम लोगों ने देखे हैं,
इस 4 चैम्बर्स में हम लोगों ने जो यहाँ पे समझे हैं, इसमें हमको क्या चीज समझा बेटा कि पेस मेकर तो यहाँ पर लोकेटेड है जिसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। फिर यहां से इम्पल्स जो है यहाँ पे जाएंगे, ये एवी नोड होता है। तो अब ये जो एवी नोड है बेटा, देखो इम्पल्स यहां से जब यहां तक के आ गए तो कंप्लीट इतनी जगह पे इम्पल्स आपको स्प्रेड होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब कंप्लीट एट्रिया नहीं, हाफ एट्रिया में पहले साइनोएट्रियल नोड से इम्पल्स गए थे, बट कंप्लीट एट्रियम तक के जो है कब पहुंचेगा, जब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक के इम्पल्स आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये आगे पास हो रहा है, ये बंडल ऑफ हिस आपको दिख रहा है, और फाइनली परकिंजे फाइबर। तो सेकंड इवेंट देखो बेटा, एट्रियल डिपोलराइजेशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इंपल्स यदि डिले होते हैं एवी नोड पे तो ये हमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और फाइनली इसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को बताता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बाद एट्रिया रीपोलराइजेशन है, तो एट्रिया जो है अपने वापस से ओरिजिनल स्टेट पे वापस जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आपको रेड कलर मार्क में दिख रहा है, और जो कि वापस से इस लाइट कलर में हो गया, मींस एट्रिया का यहाँ पर अभी जो है रीपोलराइजेशन यहाँ पे हो गया है। सिंपल सा इवेंट है, इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। सॉरी। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, वेंट्रिकल जब डीपोलराइज होगा, ठीक है, तो क्यू आर एस और फिर आगे टी की तरफ बढ़ रहा है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब वेंट्रिकल जो है रिलैक्स होना स्टार्ट हो रहा है। तो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन जो कि हमको टी वेव में मिलेगा, और एंड ऑफ टी वेव जो है ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का एंड स्टेज जो है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। बस इतना ही हमें जानना है, इससे ज्यादा हमें नहीं जाना है। ठीक है, इतना ही हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इस पोर्शन में, इस कंसेप्ट में। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, ऑल क्लियर हो गया है, ग्रेट। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, वो है हमारा अब डबल सर्कुलेशन। क्या देखेंगे अभी हम लोग? डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन के बाद फिर हम लोग रेगुलेशन हम देखेंगे, कार्डियक एक्टिविटी का कैसा होता है। आज का लेक्चर बेटा बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल लेक्चर है, टोटल कंसेप्ट जो है आज आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। यदि आपने ये आज के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए, रियल में अभी तक के जितना भी लेक्चर्स आप नहीं कर पाए होंगे अटेंड, या अटेंड कर भी लिए होंगे, तो आज के लेक्चर में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, एक एक पार्ट आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर जो समझेंगे वो हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वैसे तो एक्सप्लेन किया हो, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार समझेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छी रहे हमारी। ओके, तो अब देखिए यहां पे हम जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है इस तरह से 4 चैम्बर है। अब ये जो 4 चैम्बर है, तो मैं एक काम करता हूं, बीच में जो है मैं हार्ट को बना रहा हूं, इधर साइड जो है मैं लंग्स बना देता हूं। ठीक है, ये जो हो गया ये लंग्स हो गया, ये जो हो गया हार्ट हो गया, और इधर साइड जो है ये आ जाएगा हमारा बॉडी। ठीक है, ऐसे अलग अलग जो नहीं है बेटा, ठीक है, मतलब बॉडी के हमारे बीचों बीच में हार्ट प्रेजेंट है, वहीं पे लंग्स है, बट वहीं पे समझाने से अच्छा ज्यादा बेटर है इस वे में मैं आपको डेटा रिप्रेजेंट करूंगा तो मजा आएगा। ये जो है राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, और ये जो हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, अब हम जानते हैं कि हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो कहां आएगा? हमारे इस राइट एट्रियम में आएगा।
सॉरी, क्या चीज, ये जो ब्लड है ये कैसा है, ये ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि विद द हेल्प ऑफ वेंस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा की हेल्प से राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में आने के बाद राइट वेंट्रिकल से यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे कहां पहुंचेगा बताओ, ये हमारे लंग्स में पहुंचेगा। तो इस तरह से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक के पहुंचा, तो ये जो है ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसकी हेल्प से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहुंचा लंग्स तक के। जैसे ही लंग्स तक के गया, अब यहां पे इसका होगा ऑक्सीजनेशन। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये रिवर्स रिटर्न आएगा। रिटर्न कहां पर आएगा बताओ, ये रिटर्न आएगा हमारे यहां पर, जो कि ये क्या है हमारा राइट लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पास हो जाएगा हमारे बॉडी में। तो इस तरह से यहां पे ये जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, ये ब्लड कैसा हो गया, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर भी ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये क्या है बेटा, ये कहलाता है पल्मोनरी वेन। ये जो है हमारा एओर्टा एंड क्या कहलाएगा, आर्टरी। तो अब देखो, हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन हुआ है, इस सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट में जो सर्कुलेशन हुआ, इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहेंगे। तो इस तरह से डबल, दो टाइप का सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये जो सर्कुलेशन है ये कहलाता है डबल सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा डबल सर्कुलेशन। ओके, इतना ही कंसेप्ट इसमें है। अब आर्टरी और वेन कैसे बनता है, कितनी लेयर होती है, क्या क्या पार्ट होते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक, हाँ, इसके बाद बेटा कुछ एडिशनल हमें समझना है। फोसा ओवेलिस क्या होता है, फोरामेन ओवेल क्या होता है, थेवेसियन वॉल्व क्या होता है, हेवेसियन वॉल्व क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट है, वो एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आएंगे। तो एक्स्ट्रा पॉइंट वाला लेक्चर मैं अलग से लूंगा, वहां पे सारी चीजें समझाऊंगा। अभी टोटल फोकस करना है बेटा आप लोगों को मेन कंसेप्ट पे। यहां तक के क्लियर हो गया है तो कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ वो हम देख रहे हैं क्या चीज, डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन जैसे कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। ओके, तो यहाँ पे ब्लड जो है ये पंप हो रहा है। ब्लड पंप जो होता है कहाँ से बेटा, राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होगा बताओ, ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है, राइट साइड से आ रहा है मतलब डीऑक्सीजनेटेड रहेगा। ठीक है, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप हुआ, जैसे कि मैंने यहां पे आप लोगों को बताया, कौन सा वाला पार्ट बेटा, ये वाला। ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक के जाएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्या चीज, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरह से यदि यहाँ पे इस डायग्राम को हम ड्रॉ करें, तो सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा की हेल्प से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पहुंचा है, हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल की हेल्प से अब यहाँ पे ये जो रहेगा पल्मोनरी आर्टरी, जिसकी हेल्प से ब्लड जो है ये लंग्स तक के जाएगा। ठीक है, कहां तक के पहुंचेगा, ये पहुंचेगा हमारे लंग्स तक के।
ठीक, तो लंग्स तक के जो ब्लड जा रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड। अब जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग से रिटर्न बैक आएगा। अब मैंने ये हार्ट का एक ही साइड का पार्ट बनाया, ठीक है, अब मैं दूसरे साइड यहां पे बनाता हूं। ठीक, तो अब यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करेगा, कहां पे, एओर्टा में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसकी हेल्प से गया है, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से, कहां पे, लंग्स। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिटर्न बैक आ रहा है पल्मोनरी वेंस की हेल्प से, वो पहुंचेगा लेफ्ट एट्रियम में। तो यहां पे पीए समझ गया आपको। अब यहां पे ये जो रहेगा ये क्या रहेगा बेटा, पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस की हेल्प से ये जो ब्लड है इस तरह से आपका जो आया, कहां पहुंचा बेटा, तो ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कहां पे, इस तरह से आएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन यहां से ये जो ब्लड है ये पंप हो जाएगा हमारे बॉडी तक के। ओके, तो इस तरह से ये जो पाथवे है फिर बॉडी से रिटर्न बैक जो है वापस से आएगा। तो अब ये जो पाथवे है जिसमें एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में गया, ठीक, फिर वो आगे चल के नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। अब देखो नेटवर्क ऑफ आर्टरीज मींस ये क्या बताना चाह रहा है, पहली चीज तो हमारा ये जो ब्लड है जब यहां से पंप हो रहा है तो ये हमारा सबसे बड़ा जो आर्टरी होता है जो एओर्टा कहलाता है। फिर ये आगे चल के नेटवर्क बनाएगा आर्टरी का। जब ये आर्टरी अपने स्मॉल पार्ट में जब डिवाइड होगा तो ये आर्टरी जो डिवाइड होता है ये आर्टेरियोल कहलाता है। और ये आर्टेरियोल जब और आगे चल के जब डिवाइड होगा तो इस तरह से ये कैपिलरी बनती है। ठीक है, तो पहली चीज तो यहां पे क्या आ रहा है, आर्टरी, फिर उसके बाद आर्टेरियोल, फिर उसके बाद ये डिवाइड होगा तो किस में डिवाइड हो जाएगा, ये कैपिलरी में। समझ गए। तो इस तरह से यहां पे देखो नेटवर्क ऑफ आर्टरी, आर्टरियोल एंड कैपिलरीज। और कैपिलरीज जो है यहाँ पे टिश्यूज के साथ क्या होगा बेटा, जो भी गैसेस एक्सचेंज होने वाला रहता है या मिनरल का एक्सचेंज वहां पे कैपिलरीज में होगा। ठीक है, फिर फाइनली जब ये रिटर्न बैक आएगा तो रिटर्न बैक जैसे कि वेंस जो होता है तो वेंस का स्मॉल पार्ट जो रहेगा वेन्यूल्स रहता है। ठीक है, रिटर्न बैक जब आ रहा है तो ये इसी तरह से रिटर्न बैक आएगा, फिर ये आपस में इस तरह से ज्वाइन होगा, फिर वापस में इस तरह से ज्वाइन होगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को, कहां गया हमारा, वेन्यूल्स एंड वेंस, और वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में ब्लड रिटर्न बैक आ गया। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाएगा। और पहले वाला जो सर्कुलेशन जो था वो कैसा था, पल्मोनरी। पल्मोनरी कहां पर है बताओ, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जब हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट के बीच में हुआ है, समझ रहे हो, हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट के बीच में जब हुआ है तो ये पल्मोनरी है। जब हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट के बीच में हुआ है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी आर्टरी मैंने बताया, पल्मोनरी वेन्स मैंने आपको बताया, आर्टरीज बताया। आर्टरीज जब यहां पे जाके अलग अलग पार्ट में जब डिवाइड होंगी तो आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स बनाएगा, ये हमने देखे। ठीक है, तो अब यहां पे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, सिस्टमिक मींस व्हाट, कौन सा वाला है, देखो डायग्राम में देखो अगेन, ये हमारा हार्ट है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक के ब्लड गया जो कि कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स से जो ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से, ये जो ब्लड आ रहा है ये कैसा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे एओर्टा की हेल्प से हमारे बॉडी एंड टिश्यू तक के पहुंचेगा, ये वाला। ठीक, और इसके बाद फिर फाइनली यही जो ब्लड है ये रिटर्न बैक जो है हमारे बॉडी पे चला जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको आर्टरी और जो वेंस जो दिख रहा है इसका हमको यहाँ पे थिकनेस और इसकी वॉल जो होती है कैसी बनी होती है ये समझना है। इतना पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों का, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से।
ओके, रिस्पॉन्स करो, एवरीथिंग इज क्लियर। एनसीईआरटी का एक एक लाइन बेटा क्लियर करवा दूंगा मैं आपका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए मैं भी आप लोगों को एक एक पार्ट क्लियर करा दे रहा हूँ। चलो ये डायग्राम क्लियर हुआ। हमको अभी दो चीज समझना है यहाँ पे। कौन सा पार्ट समझना है? ये जो हमारे स्मूथ मसल्स ल्यूमेन जो कैसा होता है वो हमें देखना है। वापस से आते हैं हम अपने उसी डायग्राम पे, उसी पिक्चर्स पे जो हम समझ रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीज, जितना भी जो इसेंशियल सब्सटेंसेस है, इसेंशियल सब्सटेंसेस मींस व्हाट, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये एक ऑर्गन है और ऑर्गन के अंदर यहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। ये ऑर्गन है और इस ऑर्गन के अंदर साइड में यहाँ पर जो है ये टिश्यू प्रेजेंट है। तो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है? तो यहाँ पे हो कुछ ऐसा रहा है कि जैसे कि सपोज इधर से हमारा ये जो था, ये क्या था? आर्टरी था। अब आर्टरी का बेटा वॉल बहुत थिक होता है, ऐसा थिक बना लेते। तो ये थिक होने की वजह से जो सब्सटेंसेस है इजीली पास हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। फिर ये थिकनेस इसकी बहुत ज्यादा है ऐसी, तो सब्सटेंसेस जो है यहां से पास नहीं हो सकते। तो अभी यहां पे क्या होगा, ये अब डिवाइड होगा इस तरह से अपने डिफरेंट ब्रांचेस में। तो आर्टरी के बाद क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा? आर्टेरियोल। आर्टेरियोल फिर और डिवाइड हो जाएगा, किस में डिवाइड हो जाएगा? अगेन स्मॉल स्मॉल इस तरह से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स। ये कहलाता है क्या चीज? कैपिलरी। तो कैपिलरीज जो अब इसमें जो डिवाइड हुआ, तो इजीली क्या होगा बेटा, इस कैपिलरीज की हेल्प से जो भी सब्सटेंस इनके बीच में एक्सचेंज होना है वो इजीली एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना पाया हूं मैं, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहां पे यही बताया बेटा कि जो टिश्यू है इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज होना रहता है वो कैपिलरी की हेल्प से होता है। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन की हेल्प से हो पा रहा है। तो हार्मफुल सब्सटेंस हमारे टिश्यू से ब्लड में आएंगे, ब्लड से फिर वो हमारे क्या होते हैं? इलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शंस जो है बेटा देखने को मिलता है, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसमें लीवर, जिसको हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा। जिसमें क्या होता है, हिपेटिक पोर्टल वेन होती है जो ब्लड को कैरी करता है इंटेस्टाइन से लीवर तक के। याद आ रहा है? इस तरह से हमने स्टमक और फिर हमने इंटेस्टाइन देखे थे, इधर साइड हमने क्या है? लीवर देखे थे। तो यहां से डायरेक्टली हिपेटिक पोर्टल वेन की हेल्प से जो है इंटेस्टाइन से लीवर तक के इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो है ट्रांसफर हो रहा था। एक होता है बेटा कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी सिस्टम मतलब जो हमारे हार्ट में जो ब्लड वेसल्स होती है, तो हार्ट की जो मसल्स होती है ना, कार्डियक मसल्स, उसको भी तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई चाहिए। तो वो कैसे होगा? तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई जो होता है वो हार्ट में कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स होती है, उसकी हेल्प से होता है। तो ये जो है ये कहलाता है कोरोनरी सर्कुलेशन। समझ गए? इसमें इतना ही पार्ट था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था, आप लोगों को समझाना था, ठीक है। यदि ये क्लियर हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे। सॉरी, चलो वेरी गुड। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली जो कंसेप्ट समझ लिए, ठीक है, वो हमने क्या देखे? डबल सर्कुलेशन। ठीक, अब हम लोग रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी जो है ये देखेंगे। आज आपको ऐसा लग रहा है ना बहुत सारे टॉपिक एक ही लेक्चर में हो जा रहे हैं, या ऐसा लग रहा होगा कि सारा चैप्टर हम आज के ही लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं? वो इसलिए बेटा क्योंकि एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, तो आपका रिवीजन भी हो गया और रिवीजन के साथ ही साथ आपका बहुत सारा पार्ट जो है आज के ही लेक्चर में कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वाले लेक्चर्स को बेटा सेव करके रखना, ठीक, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जैसे एक ही लेक्चर्स में सारा इंटायर चैप्टर का रिवीजन करना रहा
तो आपके लिए ये लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, समझे? हाँ, डिसऑर्डर भी देख लेंगे बेटा, पॉसिबल हुआ तो, डोंट वरी, टेंशन न लो, ठीक है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ, और अभी हमें आगे का जो पोर्शन देखना है, मींस अब हम लोग यहाँ पे रेगुलेशन जो है वो हम देखेंगे, ठीक है? तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ये हम अभी देखेंगे। तो कार्डियक एक्टिविटी के रेगुलेशन की हम बात करें तो देखिए, जनरली हमें मालूम है बेटा कि हमारा ये जो हार्ट है इसको किसी की नीड नहीं है, ये जो काम करता है वो अपने आप से ही काम कर रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइनोएट्रियल नोड है, और हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट, वो होता है मायोजेनिक, और मायोजेनिक होने की वजह से ह्यूमन हार्ट जो है ये अपने आप ही ऑटो रेगुलेटिंग है, ठीक है? बट ऑटो रेगुलेटिंग के साथ ही साथ, ठीक है, ऑटो रेगुलेटिंग किसकी वजह से बेटा? यहाँ पे स्पेशल टाइप का नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, साइनोएट्रियल नोड, ये प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है अपने आप काम करता है, ठीक? लेकिन देखो, यदि सडनली अभी आप देखो जहां पर भी बैठे हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप जो है, अभी आप लोग जैसे बैठे हो जहां पर भी, यदि आपने अभी आंखें बंद करी और जैसी आंखें खोले, सडनली आपको ऐसा लगता है कि एक टाइगर जो है आपके सामने, या फिर एक बहुत बड़ा एक डॉग है लेब्राडोर, वो आपके सामने से घुर्रा रहा है, या फिर कोई तो भी एक स्नैक आ गया और बिल्कुल ऐसा फन मान के बैठा हुआ है, क्या होगा बताओ? क्या होने वाला है? कुछ हुआ? नहीं हुआ? मजा आ रहा है? हेलो, कुछ हो रहा है? फील हो रहा है? हो रहा है, वेरी गुड। चलो, एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक? एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, और जाते जाते अचानक से ऐसे कुछ टकराहट की आवाज आती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है, किसी ने किसी को टक्कर मार दी है जोरदार, ठीक है? क्या होगा? जान निकल जाएगी। मेरे साथ हुआ था एक बार। क्या हुआ था मालूम है? एक बार मैं अपना बाइक से चल रहा था, ठीक है, बाइक से जब मैं चल रहा था तो कंटिन्यू मैं अपने नॉर्मल स्पीड में ही था, बहुत ज्यादा नहीं, 40 से 50 की स्पीड में ही रहा होगा। अब जब मैं कंटिन्यूअसली इस तरह से नॉर्मल स्पीड में चल रहा हूं, तो अब जैसे कि यहां से मैं ऐसा जा रहा हूं, और ये जो रास्ता है बीच में इस तरह से, यहाँ पे अपना एक जो है जैसे सर्कल जो आता है, ठीक है, स्क्वायर है, हाँ। तो देखिए मैं क्या बता रहा था बेटा, मैं इस वे से चल रहा हूं, अपने बाइक से चल रहा हूं मैं, 40 से 50 के स्पीड में है, इधर स्कूल है, यहाँ पे एक स्टेच्यू है, मीन्स एक स्क्वायर है, और हमें इधर से जाना है, यहाँ पे ऑटो वाला है, ठीक? अब ये ऑटो वाला, इसको जाना है तो यहां से ऐसा जा सकता है, और मैं यहां से ऐसा होके आसानी से निकल सकता हूं। बट हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे मैं यहां पहुंचा, ये ऑटो वाले ने इतना फास्ट लिया और डायरेक्ट इधर ले लिया। अब क्या होने वाला है बताओ? एकदम जान निकल गई, करूं तो करूं क्या? हॉर्न बजा रहा हूं, ब्रेक मार रहा हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। फाइनली ऐसा लगा कि अब तो गया, ठीक है, स्पीड भले स्लो है, लेकिन वो ऑटो वाले ने डायरेक्टली बिना कुछ इन्फॉर्म किया, इंडिकेटर दिए, डायरेक्ट उसने ऐसा लिया कि जगह भी नहीं है यहां से। लेकिन जैसे तैसे थोड़ा सा साइड लेके फिर उसको हाँ समझा, तो वो थोड़ा इधर हुआ और थोड़ा सा होके, तो क्या हुआ, 1 mm का फर्क था वहां पे, और वो टक्कर होते होते बची। क्या उसके बाद मैं डांस कर रहा हूँ क्या? कैसा फील हो रहा हूँ बताओ मुझे?
कोई भी रहे, क्या लगता है उस टाइम पे? जान निकल गई थी, हार्ट बीट बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, डर भी था, थोड़ा सा आगे जाके फिर रोकना पड़ा बाइक और अपने आप को नॉर्मल करना पड़ा। हाँ, टकराने से बच गया बेटा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा जब आगे बढ़ा तो हार्ट बीट इंक्रीज हो गई। ठीक, यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं कि देखिए कार्डियक एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है। तो ये टोटल सिर्फ और सिर्फ हमारे बेटा ये मायोजेनिक हार्ट है, तो इस पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे काम किस पे कर रहा है? तो ये काम कर रहा है बेटा हमारा जो कार्डियक सेंटर जो है, कार्डियक सेंटर की हम बात करें तो ये कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन के थ्रू। वैसे हमारा ब्रेन हार्ट को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन ऐसी जो इमरजेंसी सिचुएशन जब आती है तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन में जो मेडुला बैठा हुआ है, मेडुला ऑब्लंगेटा, क्योंकि देखा तो आंखों ने, सिग्नल आईज जो हमारे ब्रेन को ही देगा, ब्रेन हमारे हार्ट तक के जो है एक सिग्नल पहुंचाता है बेटा। तो ये हमारा नर्वस रेगुलेशन होता है और न्यूरॉन्स की हेल्प से फाइनली यहाँ पे ये जो मेडुला है ये एक सिग्नल जो है हमारे ऐसे नोड को भेजता है जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है। बढ़ गई? कितनी देर तक के बढ़ेगी ये बताओ? क्या हमेशा ऐसी रहेगी? नहीं, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद हम नॉर्मल होते हैं। यदि नॉर्मल ना हो तो फिर सोचो, हालत तो वैसे ही गई, और ऐसे ही रहते तो फिर कितनी प्रॉब्लम हो जाती। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बस यही चीज है बेटा कि कुछ टाइम तक के जो है हमारी हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है और कुछ टाइम के बाद जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे बेटा ये जो सिग्नल है मेडुला से हमारे न्यूरल सिग्नल जो है ये जा रहे हैं और नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे काम करता है। और न्यूरल सिग्नल जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपैथेटिक। ठीक है, फर्स्ट क्या है बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये दोनों भी बेटा हमारे नर्वस सिस्टम, ये एएनएस का पार्ट है। एएनएस क्या होता है जानते हो? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये वाला पार्ट मैं आपको डिटेल में ब्रेन में समझाने वाला हूं, तो टेंशन नहीं लो। सिर्फ आप ये याद रखो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारी हार्ट रेट जो है इसे इंक्रीज कर देता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जो भी हमारा जो कंडक्टिंग सिस्टम जो है ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया बेटा? हार्ट रेट कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज होती है। सॉरी, इसी के साथ साथ हार्मोनल सिस्टम भी यहां पे काम करता है। क्या चीज? हार्मोनल सिस्टम। क्योंकि बेटा ब्रेन से एक सिग्नल जो हमारे डायरेक्टली किडनी पे आते हैं, और किडनी से एक एड्रिनल हार्मोन जो होता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जिसे इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है जो कि हमारी किडनी पे लोकेटेड है, वो डायरेक्टली बेटा ब्लड में हार्मोन जब सिक्रेट करता है तो ये हार्मोन यहाँ पे पहुंचा देगा, और जैसे ही हार्मोन यहाँ पे पहुंचा तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। कुछ टाइम के बाद एसिटिल कोलिन आता है, और वही चीज, हाँ बेटा, फाइट एंड फियर रिस्पॉन्स मिलता है। एसिटिल कोलिन आएगा और वो हमारी हार्ट रेट को कम कर देता है। चलो, तो हम अपने स्लाइड में थे, उस स्लाइड में हम देखते हैं कैसे ये प्रोसेस हो रही है। तो कुछ की पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे समझना है, वो आप लोग एक बार देख लो तो आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे कि एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये कैसे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी जो है ये हम समझ रहे हैं, और कार्डियक एक्टिविटी का जो रेगुलेशन होता है, ठीक है, क्या हम लोग देख रहे हैं बेटा यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रेगुलेशन ऑफ
क्या चीज? कार्डियक एक्टिविटी। अब कार्डियक एक्टिविटी की यदि हम बात करें तो कार्डियक एक्टिविटी में एक तो हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल दिख रहा है और दूसरा हमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हार्ट रेट को क्या कर रहा था बेटा, बढ़ा दे रहा था, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को कम कर रहा है। ये हमने देखे यहां पर, समझ गए। इसी के साथ साथ यहां पे एक हार्मोन, एक केमिकल सब्सटेंस आता है जिसे कहते हैं बेटा एसिटिल कोलिन। क्या कहते हैं इसे? एसिटिल कोलिन। तो एसिटिल कोलिन का काम क्या है बेटा? ये भी हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। क्या करता है ये? डिक्रीज करता है। 3 हार्मोन याद रखना है आपको, एड्रेनलिन, इसी को इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ठीक है। क्या चीज? इसी को इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। नॉर एड्रेनलिन, इसे नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं, और थायरोक्सिन, ये तीनों भी हार्मोन ऐसे हैं जो कि हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में सिर्फ आपका एक टर्म दिया है हार्मोन, बट यही हार्मोन का डिटेल बेटा आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है वहां पे हार्मोनल रेगुलेशन वाला जो पार्ट है वहां पे इस डेटा को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, समझे। तो वो वाला पोर्शन जो है मैंने आपको यहीं पे बता दिया। तो इस तरह से बेटा कार्डियक एक्टिविटी जो है ये क्या होती है? रेगुलेट होती है। समझ में आ गया बेटा? एएनएस का फुल फॉर्म क्या है? एएनएस का फुल फॉर्म होता है बेटा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। चलो एक काम करते हैं, आपको इससे रिलेटेड डाउट आ रहा है तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पे इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। देखिए बेटा, यदि हम अपना एक ब्रेन की बात करें तो ये हमारा ब्रेन हो गया। इस ब्रेन में हमने इस तरह से लास्ट टाइम स्टडी किए थे, याद है। एक फॉर ब्रेन होता है, फॉर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद हमने जो स्टडी किए थे, क्या देखे थे हमने? हिंड ब्रेन देखे थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये ब्रेन का ये टाइप हो गया। तो ये जो है बेटा ये सबसे फ्रंट फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में इस तरह से एक तो पॉन्स आएगा ये वाला, उसके बाद ये जो है ये आता है मेडुला, और ये जो है ये आता है सेरेबेलम। बट हमारा जो कार्डियक सेंटर जो है यहां पे एक स्पेशल टाइप का सेंटर होता है, ये क्या होता है? कार्डियक सेंटर होता है, ठीक है। अब ये जो कार्डियक सेंटर की यदि हम बात करें तो ये जो कार्डियक सेंटर है इसका रोल क्या है? ये हमारे हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। मतलब एक वेगस नर्व होती है बेटा, ये जो नर्व है हमारे हार्ट तक के क्या करेगा? यहां पर एक सिग्नल जो है ये भेजता है। अब सिग्नल की बात करें बेटा तो सबसे पहले यहां पे हम लोगों को जो समझना है वो देखना है क्या चीज? नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम जो होता है ये बेटा 2 टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद एक आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एएनएस, पीएनएस और सीएनएस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो देखो ये एक पर्सन है, ये पर्सन का बॉडी का ये बीच का पार्ट है, मतलब अपना ब्रेन, और ब्रेन के साथ ही साथ ये जो है ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों भी मिलके बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर ये जो इधर साइड इस तरह से ये जो कनेक्टेड रहता है ये कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा 2 टाइप के नर्व्स होते हैं, एक होते हैं सेंसरी नर्व और एक होते हैं मोटर नर्व, न्यूरॉन कहते हैं जिसको।
सेंसरी जैसे कि सेंस करते हैं, बाहर का कोई गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ा है, तो डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन तक के पहुंचाते हैं। जैसे पिन चुभी, तो चुभने का जो सेंस है वो हमारे सेंसरी न्यूरॉन करेंगे, बट उस पिन चुभने के बाद आपको हाथों को हटाना है वहां से, या बॉडी का मूवमेंट जो होना है, तो यहाँ पे ये जो है मोटर, ठीक है, यहाँ पे मोटर आएगा, ठीक, तो ये मोटर न्यूरॉन जो होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो मोटर न्यूरॉन जो है ये रिस्पॉन्स करते, तो ये दोनों भी पार्ट हो गया पीएनएस का। बट इसके बाद हमने यहाँ पे अगेन एक और चीज समझी, क्या चीज, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। तो अब देखो ये जो एएनएस जो है ये क्या होता है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें एक तो वॉलेंट्री होगा और एक इनवॉलेंट्री होता है, जो अपने आप चलता है। इनवॉलेंट्री मतलब जितने भी जो विसरल ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, जितने भी क्या चीज, विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं, इसको जो कंट्रोल करेगा वो इनवॉलेंट्री करेगा, ठीक है। और वॉलेंट्री में जो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स का जो मूवमेंट होता है वो वॉलेंट्री होता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप चल रहा है, मींस इनवॉलेंट्री फंक्शन जो होते हैं, ये सारे फंक्शंस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से होते हैं, जिसमें हार्मोन्स का जो रेगुलेशन जो हो रहा है ये भी एएनएस के थ्रू होता है, ठीक है। एक डाउट आया था बेटा, ये सब डिटेल में हम आगे चल के समझेंगे, अभी आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी यहाँ पर, लेकिन आगे चल के ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से एएनएस का फुल फॉर्म हो गया क्या चीज, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बेटा मैसेज स्विच करो, अथर्व गलत साइड मैसेज आया, पार्थ को होस्ट में मैसेज करो, भी वो चेंज हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क एरर आया था। नहीं को होस्ट में नहीं, होस्ट में ही मैसेज करो बेटा, होस्ट में ही मैसेज करो आप। पैरासिम्पेथेटिक ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, हाँ बेटा, सलाइवेशन में भी हेल्प करता है, पढ़े हम लोगों ने, वेरी गुड। अब याद कैसे रखोगे, तो देखो हम लोगों ने जो सलाइवेशन देखे थे, तो सलाइवेशन में जिसका स्पेलिंग बड़ा था मींस पैरासिम्पेथेटिक, वो बड़ा आ रहा था, बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, पैरासिम्पेथेटिक जो है ये क्या करता है, कम करता है यहाँ पर, ठीक है। सैटरडे को लेक्चर्स का बेटा आइडिया नहीं है फिलहाल, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, ठीक है, अपडेट आने का है, देखते हैं हम क्या होगा, ठीक है। अभी जितना भी पढ़ाया इसमें किसी को कुछ पूछना है, सैटरडे लेक्चर होगा तो मैं आप लोगों का पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस लूंगा, ओरल टेस्ट भी लूंगा, और डिसीज भी मैं सैटरडे ही पढ़ाऊंगा यदि लेक्चर होता है तो, नहीं होता है तो डिसीज वाला पार्ट आप लोग पढ़ लीजिए और टेस्ट के लिए रेडी रहिए, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हो, 10 मिनट है आप लोगों के पास। दो डिसीज रह गई हमारी, एक हाइपरटेंशन, एंजिना पेक्टोरिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, सारी चीजें हम देख लेंगे। साइनोएट्रियल नोड में यदि फॉल्ट होता है तो इसका बेस्ट वे एक ही है, डॉक्टर्स जो है वो आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल पेसमेकर की हेल्प से पर्सन्स का लाइफ जो है बचता है। बैटरी होती है बेटा लिथियम की, वो उसमें प्लेस की जाती है, और इलेक्ट्रिक इंपल्स साइनोट्रियल नोड के समान जो है वो जनरेट हो, इस तरह से वहां पे मेंटेन होता है। बैटरी का लाइफ 7 साल तक के हो सकता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से जो है हर 5 से 7 साल के बीच में एक बार बैटरी चेंज करना होता है। हार्ट सर्जरी का एक एनिमेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। रीनल आर्टरी जो है बेटा वो हमारे किडनी में रहेगा, एक्सेप्शंस हाँ कह सकते हैं, हाँ बेटा थरो, नहीं बेटा देखिए सर्जरी कर रहे हैं तो हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हम जो पेसमेकर जो इंसर्ट कर रहे हो बाहर साइड ही इंसर्ट करते हैं। नीट मोस्ट वांटेड बुक अच्छी है बेटा, बढ़िया है, बहुत अच्छी बुक है, परचेस करना है।
फिंगर टिप ही सबसे बेस्ट है वैसे देखा जाए तो। नीट मोस्ट वांटेड जो बुक है बेटा, जो एम्स में जो स्टूडेंट है उसने बनाया हुआ है, ठीक है। हाँ वो सर भी है। तो फिलहाल यदि देखा जाए तो वो अभी जस्ट अभी अभी आई हुई है, ठीक। बहुत सारी बुक में नहीं जाना, फिंगर टिप यदि ले लिए हो, फिंगर टिप बहुत समय से चल रही है और बहुत अच्छा डेटा है, फिंगर टिप सफिशियंट है, ठीक है। आपको यदि वो बुक अच्छी लग रही तो परचेस करो, पढ़ सकते हो, अच्छा बुक है वो। वैसे उसके पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। हाँ हाँ बेटा चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर किए हो क्या आपने? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया। ओके। और किसी के कोई डाउट क्या बेटा? खुशी, स्क्रॉल अ लिटिल डाउन, कौन सा पार्ट बेटा स्क्रॉल करना है? इसके पहले की जो दूसरी स्लाइड थी वाला, इसमें कुछ पूछना है? देख लो एक बार। जूम आउट करके बता देता हूं आपको मैं। देखो बेटा, हमने आज जो स्टडी किए हैं ये कुछ इस तरह से किए हैं, ये वाला पार्ट। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बेटा आर्यन। कोविड के रिड्यूस हो रहे हैं तो अच्छी बात है बेटा, फाइनली हमारा ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा फिर। बेटा हर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी से 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं। ओके, ठीक है बेटा। खुशी कुछ पूछना है इसमें? देख लो। पीएनएस के 2 टाइप, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें मैंने न्यूरॉन्स बताया था बेटा, टाइप्स नहीं है, ये न्यूरॉन्स है। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स ये हम आगे पढ़ेंगे, इसका टेंशन नहीं लो। एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट वे लाइन टू लाइन पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर वो लाइन में बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स बनाओ, फिर फिल इन द ब्लैंक्स बनाने के बाद फिर उसको सॉल्व करके देखो कौन सा याद आया कौन सा नहीं आया। कई जगह मेन पॉइंट को छोड़ दो, कई जगह करेक्ट इनकरेक्ट को छोड़ दो, और उसके बाद फिर ट्राई करो वो याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ऐसा सॉल्व करके देखो, ये सबसे बेस्ट वे है। क्योंकि आपको कंपटीशन में जाना है तो एक एक लाइन अच्छे से याद हो जानी चाहिए एनसीईआरटी की। हाँ खुद के क्वेश्चंस तैयार करना है, वही आपको रिजल्ट देंगे। बट खुद के क्वेश्चंस तैयार करने के पहले स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को देख लो एक बार कैसे हैं, उसके बाद आप खुद से तैयार कर सकते हो। हर लाइन के क्वेश्चंस बनाओ। ओके, तो एंड करें आज का लेक्चर। जैसे गाइडलाइन आएंगे बेटा उसके बाद ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा। चलो फिर बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ग्रेट। सुपेरियर इंफेरियर वेना कावा ऐसी होती है बेटा कि सुपेरियर वेना कावा मींस बॉडी के अपर साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, इंफेरियर वेना कावा जो है बॉडी के लोअर साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, बस यही डिफरेंस है उसमें। ओके आर्यन। क्लियर हुआ? ओके थैंक यू। चलो बाय बाय। चलो एंड करते हैं फिर आज का क्लास।